डकी के ऊपर कोई जुए का केस नहीं है, कोई प्रीवियस उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, ना कोई उसके ऊपर चोरी का केस है, फिर भी उसको जमानत नहीं मिल रही। उसके ऊपर सिर्फ एक एलिगेशन है, वो गैम्बलिंग है, ऐप की गैम्बलिंग करने पे है। जज केस क्यों नहीं सुनते? आपको याद होगा साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे का जब केस उनके सामने लाया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं माजरत, मैं ये केस नहीं सुन सकता क्योंकि मैं इसका वालिद हूं, मैं बेस्ड जो फैसला है वो कर सकता हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शुएब सादिक है और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। जनाब, एक ऐसा केस जिसका ना सर है ना पैर है, वो केस जिसमें 7 साल से भी कम सजा होनी है लेकिन फिर भी उसको बेल नहीं मिल रही। लॉ के मुताबिक जिस केस में आपको या किसी भी बंदे को 7 साल से कम सजा हो तो उसको इजीली बेल मिल सकती है। डकी के ऊपर एक ऐसा केस जिसमें सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग का कहा गया है कि ये शख्स गैम्बलिंग करता रहा है लेकिन फिर भी उसमें उसको 90 दिनों से जो है वो जमानत नहीं मिल रही और वो इस टाइम इतना मजबूर है। उसकी फैमिली अगर आप देखते हैं तो लास्ट पेशी के अंदर उसकी फैमिली खुश हुई नजर आई कि हम आज अपने बेटे को जमानत के लिए लेकर जाएंगे और हमें जमानत मिल जाएगी, लेकिन जज साहब ने कहा कि माजरत, मैं ये केस नहीं सुन सकता। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताता जाऊं कि कुछ ऐसी मिसालें भी मेरे सामने हैं कि जज केस क्यों नहीं सुनते। आपको याद होगा साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे का जब केस उनके सामने लाया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं माजरत, मैं ये केस नहीं सुन सकता क्योंकि मैं इसका वालिद हूं, मैं बेस्ड जो फैसला है वो कर सकता हूं, लेकिन माजरत मैं ये केस नहीं ले सकता। इसी तरह कुछ ऐसी बात सुनने को आई है कि जो जज साहब है शायद उनके बच्चे जो है वो डकी को फॉलो करते हों और वो इस वजह से उन्होंने ये चीज सोची हो कि जनाब कि मैं जो है वो ये केस नहीं सुन सकता, या उनको ऐसा फील हो रहा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस केस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने बच्चों को देखूं और किसी मसले को लेकर मैं डकी की तरफ जो है ना फैसला ना कर बैठूं। तो इस तरह जो है ना उन्होंने इससे भी जो है ना वो इनकार कर दिया कि जनाब मैं ये फैसला नहीं सुन सकता। और तीसरे नंबर पे मैं आपको बताता जाऊं कि कहीं कोई प्रेशर नजर आ रहा है कि कहीं कोई दबाव है, लेकिन दूसरी तरफ से मैं ये भी देखता हूं कि हाई कोर्ट को किस चीज का दबाव हो सकता है। ये मेरा एक सोर्स बताता है कि जनाब एक पॉलिटिकल बंदा है जो कि पंजाब का नहीं है, उसकी डकी के साथ मुलाकात हुई थी और उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था एक ऐप के अंदर, लेकिन डकी ने उस पैसे का जो है वो उसको रिटर्न नहीं दिया, जिसकी वजह से उसको शदीद गुस्सा था और उसने इसको दबा दिया। ये एक सोर्स मुझे बताता है, लेकिन ये इस चीज को कंफर्म नहीं किया जा रहा फिलहाल। जो जैसे ही कंफर्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा। डकी जो है वो ना ही इसकी कोई प्रीवियस कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, ना इसके ऊपर कोई जुए का केस है, ना इसके ऊपर कोई चोरी का केस है, लेकिन फिर भी इस बंदे को अभी तक जमानत नहीं मिल सकी। सोचने वाली बात है कि एक कानून कह रहा है कि जिस केस के अंदर 7 साल से कम सजा बनती है तो उसके अंदर आपको जो है वो जल्दी जमानत मिल सकती है, लेकिन 90 दिन से भी ऊपर हो गया है कि अभी तक जमानत नहीं मिली। वजह क्या है? सोचने वाली बात है कि जब आखिरी पेशी पर डकी के वालिदैन उसको लेने आए तो आप यकीन कीजिए कि जब जज साहब ने जो है वो फैसला लिखना शुरू करवाया कि फैसला लिखें, तो वहां पर जो बुखला खड़े थे उन्होंने कहा कि शायद जज साहब कुछ और बात करना चाह रहे हो, तो लेकिन जज साहब ने कहा कि माजरत मैं ये केस नहीं ले सकता। तो वहां पर जो डकी के बुखला थे उन्होंने कहा कि जनाब आप अभी अभी रेफर कर दें ताकि हम जो है वो चीफ जस्टिस साहबा से जो है ना वो रिक्वेस्ट करें और वो जो है ना वो किसी और बेंच को जो है वो आज के दिन ही वो कर दे, लेकिन जज साहब ने कहा कि माजरत मैं ये नहीं कर सकता, ये जज साहब का अपना फैसला होगा। और इस केस के अंदर ना एक क्लियरली जो एक चीज है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो सारी की सारी जो है वो इस टाइम पकड़ी गई है और उनके ऊपर भी एलिगेशन है। मुझे एक बात बताएं कि ऐसा बब्बर शेर जो शुएब रियाज है उसने अपने अकाउंट में डकी से जो पैसे रिकवर किए थे बैनामों के अकाउंट से, वो सारे के सारे अपनी ही जेब में डाल लिए। वाह सुभान अल्लाह, अपने अकाउंट में डाल लिए। मुझे एक बात बताएं, अगर पाकिस्तान को जुए से पाक करना है तो आज भी वही ऐप चल रही हैं, आज भी बच्चे वही ऐप खेल रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान कैसे
जुए से पाक होगा। डकी के ऊपर कोई जुए का केस नहीं है, कोई प्रीवियस उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, ना कोई उसके ऊपर चोरी का केस है, फिर भी उसको जमानत नहीं मिल रही। उसके ऊपर सिर्फ एक एलिगेशन है, वो गैम्बलिंग है, ऐप की गैम्बलिंग करने पे है। लेकिन पाकिस्तान में उसका कोई कानून भी नहीं है। मुझे एक बात बताएं कि कौन सा ऐसा बंदा है या कौन सा ऐसा जो प्रेशर है कि जो अभी तक उसको जो है वो अभी तक जमानत नहीं मिल पाई, और जज ने भी जो है ना वो कहा कि मादरत मेरे हाथ खड़े हैं। मैं आपको थोड़ा सा और बताता जाऊं कि जो जज हैं वो फरूक हैदर साहब हैं। फरूक हैदर साहब ने जो है वो अब जो है ना केस की जो फाइल है वो चीफ जस्टिस साहिबा जो है वो नीलम साहिबा हैं शायद, उनको रेफर कर दी है। अब नीलम साहिबा ने जो है वो सीनियरिटी बेस को देखकर जो है वो उसको देखना है, क्योंकि ये मुकदमा जो है वो फौजदारी मुकदमा था, तो सीनियरिटी बेस के ऊपर देख के वो डिपेंड करना है किसको देगा। लेकिन सुनने में आ रहा है ये चीज के शहराम सरवर साहब को ये केस जो है वो मिल सकता है। अब आपके जहन में भी एक सवाल चल रहा होगा कि अब यही केस दूसरे जज साहब के पास जाता है तो वो भी क्या सुनने से इनकार कर देंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता जनाब। एक बार रिजेक्शन होती है, एक बार माजरत होती है, दूसरी बार माजरत होती है, लेकिन बार बार माजरत नहीं होती। डकी केस में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो जज साहबा थी, जज साहबा साजिदा साहबा जो थी, उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। एक सवालिया निशान उठता है इस टाइम पर उनका तबादला क्यों किया गया? क्या कहीं कोई गेम चल रही है? जब मीडिया के लोग मौजूद थे तो वहां पर जो है जब मीडिया के लोग मौजूद होते हैं तो वो जब भी कोई इस तरह का केस होता है, हाई प्रोफाइल केस होता है जिसमें डकी है या कोई और केस ले लें। अब डकी की फैमिली को अगर आप लेते हैं तो डकी की फैमिली में उनकी जो वालदा हैं, छोटा भाई है, और जिया जो उनका भाई है, और उनकी जो मिसेज हैं अरूप, वो आई हुई थी। लेकिन जो वहां पर मीडिया के लोग हैं जो वहां पर बैठ सवालात करते हैं और आगे आ जाते हैं, बार बार डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन मेरी खुदारा उनसे रिक्वेस्ट है कि यार आप बात करें, बिल्कुल बात करें, लेकिन कम अज कम इतना तो देखें कि जनाब एक फैमिली है वो इस टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल में है, तो आप उनको बार बार ऐसे तंग करें। आपका सवाल करने का हक है, आप पूछें। जो डकी के वकला हैं, मैंने कई बार देखा है कि वो भी बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे रहे होते हैं। जो चीज कोर्ट में प्रोसीड हो रही होती है वो आकर एज इट इज आपको बताते हैं, लेकिन आप बार बार उनकी फैमिली को तंग मत किया करें। जिस दिन से डकी की इन्वेस्टिगेशन टीम पकड़ी गई है, ये केस उसी दिन से ही सब यूट्यूबर्स के लिए आसानी पैदा कर गया। जनाब, ये वो लोग थे जो बैठकर कहते थे कि वतन अजीज के साथियों, जनाब ये वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहा था ये बेगैरत डकी, और इस तरह की बात करते थे कि आज वही लोग साथ के साथ लोग अंदर हैं, और जिनका कारजून में हिस्सा था जो जवार नामी एक शख्स है, जो कि एक कोर्ट रिपोर्टर साहब बताते हैं कि ये बंदा मोटरसाइकिल पे जब आया था तो जो है वो कोर्ट के बाहर बैठ कर कहता था कि जनाब हाँ, मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते, मैं क्या करूं। आज उनके पास लैंड क्रूजर्स हैं, और इसके अलावा ये देखने को है कि उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है। अब एफआईए एक शीट तैयार करने वाली है, और उस शीट के अंदर एक चीज क्लियरली मेंशन है कि जनाब इनके मुकम्मल असासे चेक किए जाने हैं। अब ये कहां तक जो है वो, जब ये भर्ती हुए थे शुएब रियाज साहब, और आज तक जो सर्विस इनकी हुई है, ये इन्होंने अब तक कितना माल दबोचा है, ये चीज चेक करनी है, एक एक अफसर की चेक करनी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी जो लोग ड्यूटियां कर रहे हैं, ये लोग पैगामात पहुंचा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, खुदा के लिए हमारा नाम मत लेना, खुदा के लिए तुम फंस गए हो लेकिन हमारा नाम मत लेना। लेकिन एक बात याद रखिए कि जिसने गाजरियां खाई हैं ना, उनके पेट में मरोड़ पड़ने ही पड़ने हैं। ये केस कोई आम केस तो था नहीं, ये केस कोई जो है ना वो लगड़ फगड़ केस था नहीं, ये तो एक ऐसा केस था जिसके अंदर जो सरफराज चौधरी साहब थे वो बार बार जो है वो इन एजेंसियों के नाम ले रहे थे, आईएसआई का नाम ले रहे थे, एमआई का नाम ले रहे थे, और इसी तरह ये कह रहे थे कि हमें वहां से ऑर्डर मिल रहे हैं। अब अंदाजा लगाएं कि एमआई का ये काम ही नहीं है, या हमारी इस तरह की जो मौजूद एजेंसी है उनका ये काम ही नहीं है, ये बार बार उनको दबोच रहे थे। लेकिन जब इदारे ने देखा कि जनाब ये क्या हो रहा है, हमारे नाम को यूज किया जा रहा है, तब जाकर जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ दाल में काला जरूर है।
جب انویسٹیگیشن کی گئی تو یہ جناب جہاں پر بھی چھاپا مارتے تھے وہاں پر نامعلوم بندے اپنے آگے رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو ہے وہ نامعلوم جو ہے یہ آئی ایس آئی کا ہے، یہ ایم آئی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اور اس طرح کر کے جو ہے وہ اگلے بندے کو دبوچ لیا جاتا تھا۔ بے شک یہ چھاپے اوریجنلی مارتے تھے، لیکن بیچ میں جو لوگ نامعلوم یہ ڈالتے تھے ان لوگوں کے جو ہے نا ان لوگوں کے لیے جو نامعلوم لوگ ڈالتے تھے یہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈرا رہے ہوتے تھے اور ان سے پیسہ بٹورنے کی کوشش کرتے تھے۔ یاد رہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور ڈکی یا کوئی اور بھی اس طرح کا جو مظلوم جو پھنسا ہوا ہے یا جنہوں نے جو ہے وہ کرپشن جو یا جنہوں نے کرپشن کی مد میں پیسے دیے ہیں، وہ لوگ اب جو ان کی جو بد دعائیں ہیں یہ ان لوگوں کو لگ رہی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ کیس ڈکی کی اہلیہ نے، اروب نے یہ اینٹی کرپشن سرکل میں دائر کیا تھا، اور اب حالات چینج ہو رہے ہیں۔ ڈکی کی جو مسز ہے ان کی آنکھوں میں بدلے کی ایک آگ ہے، اور وہ بار بار یہ چیز جو ہے وہ کہہ رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انہی لوگوں نے اس کو راستہ دکھایا ہے، انہی لوگوں نے بتایا ہے کہ جناب آپ نے عدالت میں دھکے کیسے کھانے ہیں۔ جب انہوں نے دھکے کھا لیے ان کو راستہ جو ہے وہ سمجھ آ گیا، ان کو ایک ایک گلی سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا نہیں اب ہم آپ کو دبوچیں گے، اور وہی ڈکی جو جیل کے اندر ہے یہ اس کے ہمسائے بنے ہوئے ہیں، اسی بیرک میں اس کے ہمسائے بنے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ کیا عزت رہے گی ہوگی ان لوگوں کی، کہ جس طرح جب یہ آمنا سامنا ہوگا، صاف ظاہر ہے جب بیرک سے باہر نکلیں گے، سین میں آئیں گے تو ایک ٹائم دیا جاتا ہے، تو ان کی جو فیلنگز ہوں گی وہ کیا ہوں گی۔ ڈکی کہے گا کہ میرا اللہ ہے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سرفراز چودھری صاحب جو ہے وہ اب سگریٹس بھی منگوا رہے ہیں اور بھی کوئی ایسی چیزیں منگوا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، تھوڑی سی بات لینتھی ہو رہی ہے لیکن آپ کو انفارمیشن اچھی دے رہا ہوں۔ ایک ذرائع کے مطابق، بلکہ میں نام لے دیتا ہوں ان کا، ارشاد بھٹی صاحب جو ہے وہ ایک انٹرویو لے رہے تھے ڈاکٹر عمر عادل صاحب سے۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے جب ڈکی کی شرٹ اوپر کر کے دیکھی تو ڈکی کی کمر جو ہے وہ بینگن کی طرح نیلی تھی، اٹ مینز اس کو اتنا مارا گیا ہے۔ ایک اور سورس میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ کہا گیا کہ ڈکی کو حوالات سے باہر نکال کر جو وطن عزیز کہتے تھے انہوں نے جو ہے وہ سرفراز چودھری نے ان کو باہر نکالا اور ان کے منہ پہ تھپڑ مارے اور کہا تم بغیرت ہو، تم نے ہمارے وطن عزیز کے بچوں کو خراب کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج وہی سامنے کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جناب اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور میری ایک بات یاد رکھیے کہ ڈکی ایک دن باہر لازمی آئے گا، لیکن اس نے سب کے نام لینے ہیں، ایک ایک کر کے اس نے نام لینے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈکی کو جب نیکسٹ پیشی میں پیش کیا جائے گا، میں بتاتا جاؤں کہ یہ کیس جو ہے وہ پیر والے دن ہی سے مجھے لگتا ہے ایسا شروع ہوگا، پیر والے دن سے یہ شروع ہوگا، دیکھا جائے گا کہ اب سین کیا ہوتا ہے کہ ڈکی کو جو ہے وہ ضمانت ملتی ہے نہیں ملتی، کیونکہ جب پہلی پیشی ہوتی ہے نا تو اس کے اندر جو ہے وہ سماعت، جو پہلی پیشی ہوتی ہے اس کے اندر جو نوٹسز ہوتے ہیں وہ جو ہے نا دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا دوسری پیشی میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو ضمانت مل سکتی ہے یا کوئی بھی مدعی ہے اس کو ضمانت مل سکتی ہے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں کیا کہتے ہیں کہ ڈکی باہر آئے گا اور کب آئے گا، اور کیا اگلے جج اس کے ساتھ معاونت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ایک حوصلہ بڑھے اور میں آپ کو اس طرح کی انفارمیشن دیتا رہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔